नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उनकी कहानियाँ में। आज हम सुनाने जा रहे हैं गुनाहों के देवता का तीसरा भाग। वैसे तो यह परिवार चंद्र कुमार कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयागराज आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर BA में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उसके अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए कोशिश न की थी, लेकिन जब BA में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया, तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया। MA में भी वह सर्वप्रथम आया। उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा है कि कैसे सारी धीरे धीरे चंदर गैरियत खोता गया, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लान, इसकी किताबें, इसकी निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्रकारीन सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, उसे खुद चंदर नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ देती थी। और जब तक डॉक्टर शुक्ला उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास गांव में रही। अब 13 वर्ष होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना चाहा और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया। तब डॉक्टर साहब उसे शहर ले आए और 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में पुल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर सिर पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता करवाया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर में अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झांकी की तरह तोड़ फोड़ मचाने वाली सुधा चंदर की आंखों के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों को यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से कुछ भी वाकिफ न था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी।
और मजा तो तब था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मृदुभाषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर उसका बचपन फिर लौट आता था और जब तक वह चंदर को खिजाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं मिलता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनसे ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार न दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी कैसी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा रखा है, या चंदर उसके डिबेट के भाषण को पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती है। और जब डॉक्टर साहब उससे कहते थे कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूले नहीं समाती थी और चंदर के आते ही आंखें नचाती थी। कहो कैसी डांट पड़ी? वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर की इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसे इतना था कि हर नौकर नौकरानी उसे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम करते हुए उसका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा अधिक शांत, गंभीर और बुजुर्ग थी, मगर अपने पापा और चंदर इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इथनाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन।